आज हमारी जो क्लास है वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम आज समझने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 1 है हमारे पास ये। चैप्टर 1 ये हम समझने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर का नाम है। ठीक होगी बात क्लियर? हेलो, वेलकम टू राजीव रॉयल क्लासेज। आपको आज की क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अब इस चैप्टर में क्या बताया है, किसके बारे में समझाया गया है हमें? तो देखो, दो चीजें हैं आ रही हैं इस चैप्टर में। एक तो केमिकल रिएक्शन और दूसरी इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो दोनों के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर थोरली समझेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको अच्छी तरह समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और सबसे पहले जो टॉपिक हम समझते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चेंजेस दो टाइप के होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो पहला जो होता है वो होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज, ये दो टाइप के चेंजेस है हमारे पास। इनमें क्या डिफरेंस? सबसे पहले छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं, रिमाइंड करा रहा हूं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है इस चैप्टर के। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें कोई प्रोसेस हो रही है और वो इजीली रिवर्स हो जाए। सिंपल भाषा में हम बोलें तो इजीली रिवर्स हो जाए, वो हमारे फिजिकल चेंज कहलाते हैं। और केमिकल चेंज वो होते हैं कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये दो सिंपल बातें हैं इन दोनों चेंजेस को समझने के लिए। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को समझ सकते हैं इस मेथड से हम, कि फिजिकल चेंज में जो चेंज होता है वो रिवर्स हो जाता है और केमिकल चेंज में चेंज होते हैं वो रिवर्स नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूं मैं, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज की एग्जांपल है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को फ्रीज कर देते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं, वो जम जाता है, सॉलिड बन गया, पहले लिक्विड था उससे। लेकिन फिर से बाहर रख दो थोड़ी देर के लिए उसको, टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में जहाँ गर्मी है, तो दोबारा से वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी और वो सॉलिड जो आइस है वो दोबारा वाटर बन जाएगा। तो प्रोसेस रिवर्स हो गई। तो इसलिए ये फिजिकल चेंज कहलाता है। अब आते हैं केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज पे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वो प्रोसेस रिवर्स नहीं होती। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, दूध है हमारे पास, उसका हमने दही जमा दिया है। तो दूध का जब दही जम गया है तो दोबारा हम दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कभी नहीं होगा। दूध का दही कभी नहीं बनेगा। तो सिंपल है कि वो प्रोसेस रिवर्स नहीं हुई, इसलिए ये जो केमिकल चेंज कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा नॉट रिवर्स्ड। तो अब समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस किसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखो, जब वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में और रिएक्ट करने के बाद में कोई नई चीज बन जाती है, कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मान लो ए सब्सटेंस है, इसने बी से रिएक्शन करी और सी सब्सटेंस बन गया, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। सी की जो प्रॉपर्टी है वो ए और बी से डिफर होंगी। यहाँ पे ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे आपस में और एक नया सब्सटेंस बन जाएगा सी। इस सी की प्रॉपर्टी इन दोनों से डिफर है, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी ये हमारी केमिकल प्रोसेस कहलाएगी। केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर हम बात करें तो इन दोनों सब्सटेंस को कहते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ये इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल से समझें, एक केमिकल रिएक्शन लें और उसका हम एग्जांपल समझें, तो वो क्या होगी? देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है ये।
जब ये दोनों आपस में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं आपस में, तो हमारे पास क्या बनता है? वाटर बन जाता है, हमारे पास वाटर बनता है। तो अब यहां समझने वाली बात है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट है हमारे पास। फिजिकल स्टेट क्या है? ये भी गैस है और ये भी हमारे पास गैस है। लेकिन जब ये वाटर बनता है तो ये हमारे पास लिक्विड स्टेट होगी, जिसे हम एक्वस स्टेट कहते हैं। ये हमारे पास में एक्वस स्टेट है, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो गई। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इसको हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो समझ में आया होगा अच्छी तरह। तो ये हमारा वाटर प्रोडक्ट हो गया और ये हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक, क्लियर बात? अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम माइंड में रखना चाहिए एक केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए? वो बताता हूं, देखिए। नंबर 1, चेंज इन स्टेट। उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी सब्सटेंस की। जब केमिकल रिएक्शन होगी तो पहले रिएक्टेंट में कुछ और स्टेट होगी और प्रोडक्ट जब हो जाए बन जाएगा उसका रिएक्शन के बाद में, तो उस टाइम पे स्टेट चेंज हो जाएगी उसकी। तो तब हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरी चीज, चेंज इन कलर हो सकता है। रिएक्शन से पहले सब्सटेंस का कलर कुछ और हो सकता है और रिएक्टेंट के बाद में, रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो कलर होगा वो कुछ और पहले से डिफर कलर होगा, तब भी हम इसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई रिएक्शन हो रही है, जब वो प्रोसेस हो रही है, दो सब्सटेंस जब कंबाइन हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उस टाइम कोई नई गैस प्रोड्यूस हो जाए, तब भी वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरीके से चेंज इन टेम्परेचर। जब प्रोसेस हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो प्रोसेस में जो टेम्परेचर है, जो रिएक्शन का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो जाए। पहले टेम्परेचर कम था, उसके बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तब वो तब भी वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर रिएक्शन के दौरान में कोई प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? देखो, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सब्सटेंस ऐसा फॉर्म होता है जो सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है उसमें कंबाइंड, तो उसे हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। तो सेमी सॉलिड स्टेट को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो माइंड में रखनी है, 4-5 बातें। अगर ये किसी रिएक्शन में हो रही हैं, हमें दिखाई दे रही हैं, तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद में बात आती है कि केमिकल इक्वेशंस क्या चीज होती है। हमने केमिकल रिएक्शन समझी, अब उसी से रिलेटेड है केमिकल इक्वेशंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, देखो क्या एग्जांपल है। जैसे यहां पर ये मीथेन है, मीथेन गैस है और ये मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। अभी हम इसको, ये मीथेन है हमारे पास प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है ये, तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनता है हमारे पास। तो अब ये हमारी है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये हमें बता रही है कौन सा सब्सटेंस किससे रिएक्ट कर रहा है और क्या चीजें बन रही हैं। तो ये तो हो गए रिएक्टेंट और ये हो गए इसके प्रोडक्ट्स। तो अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि ये जो केमिकल प्रोसेस है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमें इसके सिंबल पता होने चाहिए कि मीथेन को क्या कहते हैं हम सिंबल की फॉर्म में, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, वाटर को क्या कहते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो जैसे मीथेन है, इसका सिंबल होता है CH4, इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला वो CH4 होता है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 ये होती है। जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो हमारे पास में ये बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2। तो ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक, इसको बैलेंस कर देते हैं। वो मैं बताऊंगा क्यों बैलेंस कर रहे हैं, अभी आगे वाले जब पढ़ाऊंगा टॉपिक तो उसमें समझाऊंगा मैं। और थोड़ा सा हम इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को, इस केमिकल प्रोसेस को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस सिंबॉलिक फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो ये बात क्लियर हो गई अब आपके सामने। अब ध्यान ये रखना है, केमिकल रिएक्शन लिखते हुए, केमिकल रिएक्शन है उसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए, तो हमें ये मालूम होने चाहिए कि जो सब्सटेंस है उसका सिंबल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो हम एक केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो ये सिंबल्स हमें लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। पिछली क्लासेस हम पढ़ के आए हैं, तो ये सिंबल हमें मालूम भी होंगे। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये जब रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ये। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, ये Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, ये MgO। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है तो हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो ये चीज मालूम होनी जरूरी है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं जैसे बता रहा था कि हमें ये बैलेंस करना जरूरी है। इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना इसलिए जरूरी है कि ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बोथ साइड में, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट टोटल और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में एटम, दोनों में आपस में बराबर होने चाहिए। तो ऐसी जो रिएक्शंस है उनको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, ये होना बहुत जरूरी है। कोई भी केमिकल रिएक्शन परफेक्ट तभी कहलाएगी जब वो बैलेंस्ड होगी। कुछ रिएक्शंस ऐसी ऐसी होती हैं जो बैलेंस नहीं होती हैं, जिनमें इधर के नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते, तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक, या फिर उनको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक, अब इनको बैलेंस करने के लिए एक तरीका होता है, वो मैं भी बाद में अगले टॉपिक में जब आगे चलेंगे, उससे पहले कुछ और थ्योरी में समझा रहा हूं। इस चैप्टर के लास्ट में हम बैलेंसिंग समझेंगे कि इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अभी आगे के टॉपिक लेते हैं और बैलेंसिंग समझेंगे हम बाद। ठीक है, चलिए। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। और ये जनरली कई टाइप की होती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो उनके बारे में समझ रहे हैं अब हम, कितने टाइप की होती है ये और वो क्या होती है। तो चलो, जिसमें से पहली जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से भी पता चल रहा है हमें, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कि जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद में एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक नया तीसरा सब्सटेंस बना देते हैं, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे यहां से भी हम समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों ने रिएक्ट किया, कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो ये जो रिएक्शन कहलाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इस तरीके से और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे हम कोल को जला रहे हैं, C+O2, सी कार्बन होता है कोल के अंदर, तो सी ऑक्सीजन के साथ चलता है, तो CO2 बन गई हमारे पास में। तो ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इस तरीके से ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इस टाइप की और भी बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लें हम और ऑक्सीजन ले लें, ये दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन हो गए यहाँ पे, और कंबाइन होने के बाद में एक नई चीज बन गई, वो बना वाटर। तो इसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी होती है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम।
जब ये रिएक्ट करता है और बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ये वाटर के साथ में, इसको अगर पानी के साथ मिलाते हैं क्विकलाइम को हम, तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और उसके बाद में बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और जो क्विकलाइम होता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, ये होता है। और वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, H2O होता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी मिलाते हैं तो बहुत तेजी से रिएक्शन होती है ये, और इतनी तेजी से होती है कि हीट प्रोड्यूस हो जाती है इसके अंदर। और उसके बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद में हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइन। तो यहां भी देखो समझने की बात यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है। कैल्शियम ऑक्साइड था, वाटर के साथ रिएक्ट करा, दोनों कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद में क्या बन गया हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन हो गए यहाँ पे, और कंबाइन होने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ ये फर्स्ट जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो चलो अब चलते हैं सेकंड टाइप की रिएक्शंस पे। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नाम से ही पता चला है डिकम्पोज होना, कोई एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद में, ब्रेक डाउन होने के बाद में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या ये रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से मतलब हीट करने की वजह से हम किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, टूट जाता है, बढ़ जाता है एक से ज्यादा पार्ट में, तो उसको भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो उसका हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, जैसे अब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहलाता है, चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में बनता है हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विकलाइन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है। तो इस तरीके से ये जो डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन होता है हीट की वजह से, तो इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। पहली बात तो ये। दूसरा एक और एग्जांपल ये है कि जैसे आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं, आयरन सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4। तो आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या बनता है, एक तो फेरिक ऑक्साइड बनता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3, देख रहे हो आप सामने, प्लस SO2 बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ये दोनों गैस हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो एक सब्सटेंस एक से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पर हीट करने की वजह से, तो ये जो प्रोसेस कहलाएंगी ये कहलाएंगी थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से हम अगर लेड नाइट्रेट का एग्जांपल लें, लेड नाइट्रेट उसको हीट करते हैं हम, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें ब्रेक डाउन होता है, लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो लेड नाइट्रेट का, ये लेड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता इसमें, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है PbNO3 होल ट्वाइस, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है जिसका येलो कलर होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है PbO, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है जिसका फॉर्मूला है NO2, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑक्सीजन का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, केमिकल फॉर्मूला O2 होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अब दूसरा जो डिकम्पोजिशन होता है किसी भी केमिकल प्रोसेस में सब्सटेंस का, वो होता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, करंट के द्वारा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो किसी प्रोसेस को कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए, तो वहां पर वो प्रोसेस हमारी कहला रही है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर के अंदर अगर हम करंट पास करें तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन अलग हो जाती है उसमें से, और ऑक्सीजन अलग हो जाती है।
तो ये जो हमारी प्रोसेस कहलाती है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्योंकि वाटर ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन, पहली बात। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलिसिस क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से प्रोसेस हुई है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हुआ है बाई इलेक्ट्रिक करंट हुआ है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लें, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। पानी में सॉल्यूशन बना लो उसका, सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है, और उसके अंदर करंट पास करो तो उसमें सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। तो ये भी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी, इसको भी हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। तो दो बताई मैंने, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन और दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस से। अब एक तीसरी और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो होता है वो है लाइट की हेल्प से होता है, लाइट की वजह से, रोशनी की हेल्प से। कि सब्सटेंस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है, एक से ज्यादा सब्सटेंस। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें सिल्वर क्लोराइड का। ये व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें से सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, सिल्वर क्लोराइड। ऐसे ही दूसरा एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसको भी अगर हम लाइट में रख दें या कोई लाइट इस पर दे दें हम, सनलाइट वगैरह, तो सिल्वर इसमें से अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाती है। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक। अब हमारी जो तीसरी प्रोसेस आती है, तीसरी केमिकल रिएक्शन आती है, वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, नाम से भी थोड़ा सा पता चल रहा है कि डिस्प्लेस करना किसी चीज को, या कोई किसी को डिस्प्लेस करना, ये हमें पता चल रहा है। तो यहां पर जो सब्सटेंस है आपस में जब रिएक्ट करते हैं, तो एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव सब्सटेंस का हमें पता कैसे चलेगा? तो ये हमारी केमिकल रिएक्टिविटी जो टेबल है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी और इस साल भी हम पढ़ सकते हैं, जो दूसरे चैप्टर में है मेटल नॉन मेटल में, उसमें जाके हम देख सकते हैं इस टेबल को, रिएक्टिविटी टेबल जो हमारे पास है, रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं उसको। तो उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर की तरफ एलिमेंट है हाइड्रोजन से, वो मोर रिएक्टिव है, और जो नीचे एलिमेंट है उससे वो लेस रिएक्टिव है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस हैं वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अपनी जगह से हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और उसकी जगह वो खुद ले लेते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, जिंक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, Zn+ CuSO4। अब यहाँ पर जो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो जिंक कॉपर को सल्फेट के साथ से हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनता है, देखो, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर को इसने हटा दिया, कॉपर अलग हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो टाइप से होता है। एक तो अगर एक सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर एक साथ दो सब्सटेंस डिस्प्लेस हो रहे हैं आपस में तो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे मैंने जिंक का और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन बताई, इसमें केवल एक कॉपर सब्सटेंस डिस्प्लेस हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। ऐसी आयरन है, वो भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर को सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है और आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल समझें तो वो है जैसे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम ब्रोमाइड से। ये एग्जांपल देखो आप, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम ब्रोमाइड के साथ। तो जब ये इसे रिएक्ट करता है तो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम, सिल्वर जो है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है, ब्रोमीन से अलग कर देता है और खुद उसके साथ जुड़ जाता है।
तो बनता है सिल्वर ब्रोमाइड। और उधर दूसरी तरफ जो सोडियम ब्रोमाइड है, वो सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है यहां पर, और सोडियम NO3 के साथ में कंबाइन हो गया, तो उसने भी अपनी प्लेस चेंज कर ली। तो मतलब यहां पर दो प्लेस चेंज हो रही हैं, एक तो सोडियम की प्लेस चेंज हो रही है और एक सिल्वर की प्लेस चेंज हो रही है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं अपनी प्लेस से। तो ये प्रोसेस कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके की और भी काफी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एक और समझो, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी पोजीशन ले लेता है, और बेरियम, और जो बेरियम है वो सोडियम की प्लेस ले लेता है डिस्प्लेस होने के बाद में। तो ये भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी आती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दो प्रोसेस एक साथ है यहाँ पर, पहली तो है ऑक्सीडेशन और दूसरी है रिडक्शन। तो सबसे पहले समझ रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए दो चीजें हमें माइंड में रखनी है। पहली तो ये कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तब हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या दूसरी तरफ अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तब भी हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ये दोनों प्रोसेस में ही हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई क्योंकि कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसकी हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो गया और सल्फर बन गया। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद किससे जुड़ गया, वाटर बन गया हमारे पास में। तो सल्फर प्लस वाटर बन जाता है। तो देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गई सल्फर के साथ से, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी हमारी, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो दोनों एग्जाम्पल बताए थे मैंने, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए सब्सटेंस के साथ में या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों प्रोसेस में हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहेंगे। ठीक। अब दूसरी बात आती है रिडक्शन प्रोसेस की या रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन में इसका उल्टा है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए सब्सटेंस के साथ में तभी वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी, या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए सब्सटेंस में से तब भी उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं हम, सोडियम से हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम और हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं एक साथ और सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस क्यों, क्योंकि सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। अब दूसरी प्रोसेस है हमारे पास में, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, उसको हम हीट करें तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो यहां पर हीट करने के बाद में पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई, तो यहां से ऑक्सीजन अलग हो गई सब्सटेंस से जो पहले सब्सटेंस के साथ में थी। तो ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक। तो इस तरीके से हमारी ये चार रिएक्शंस पूरी हो गई। पहली जो रिएक्शन थी वो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन थी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी थी हमारे पास में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चार टाइप की हमारी ऑक्सीजन ये रिएक्शंस हो गई हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन पे। फिफ्थ कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दिया हमने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। जब किसी एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। जिस तरीके से इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, एक कॉपर ऑक्साइड है, जैसे आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इसको हमने हीट करा तो कॉपर प्लस वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्सीजन थी, कॉपर के साथ में जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन कॉपर के साथ से रिमूव हो गई, अकेला कॉपर रह गया बाद में रिएक्शन के बाद। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, पहले हाइड्रोजन थी रिएक्टेंट में और रिएक्शन के बाद में हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो यहाँ पर प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई हाइड्रोजन के साथ में। तो इस प्रोसेस में दोनों ही रिएक्शंस हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो मैं समझता हूँ आ गई होंगी ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से। अब चलो, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, रिडक्शन रिएक्शन का और ऑक्सीडेशन का। जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो मैग्नीज क्लोराइड बन जाता है और उसमें से क्लोरीन अलग हो जाता है। तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो मैग्नीज क्लोराइड बन गया, तो यहां पर जो रिएक्शन हुई वो हुई रिडक्शन रिएक्शन।
और दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड था, इसमें से क्लोरीन रिमूव हो गई, यहां पर वाटर बन गया, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गई यहाँ पे, तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हो गई होगी कंडीशन अब। चलो अब चलते हैं, चलो फिफ्थ हमारी एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ भी दो टाइप की रिएक्शन है, एक तो है एक्सोथर्मिक और दूसरी है एंडोथर्मिक। तो पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझते हैं ये क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है, खुद हीट जनरेट होती है रिएक्शन के टाइम पे रिएक्शन से। तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस तरीके से एक एग्जांपल दूं मैं, मीथेन है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ हम जलाते हैं, जैसे नेचुरल गैस हम जलाते हैं, तो नेचुरल गैस में मीथेन होती है, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जल रही है, तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट प्रोड्यूस होती है और वाटर बनता है। तो यहाँ पर हीट प्रोसेस में निकल रही है, एक्सेल हो रही है, तो इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम है, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है प्रोसेस में। तो ये भी हमारी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन कार्बन जो हम प्रोसेस करते हैं वो है, ये उसकी रिएक्शन है। तो यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, अब दूसरी जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन हम करा रहे हैं तो रिएक्शन को कंटिन्यू कराने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है रिएक्शन में। तो इस यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन के अंदर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसको हम हीट करते हैं, तब जाके मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं, तो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। अगर हम इसको हीट ना दें तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी और मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होते। हीट देते हैं और हीट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड और फिर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड है, उसको हम अगर हम गर्म करें तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इसको हीट नहीं करेंगे तो ये अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम, क्योंकि प्रोसेस के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये 5 टाइप की हमारी मेन मेन रिएक्शंस थी जो हमने इस क्लास में पढ़ी। ठीक, तो ये केमिकल रिएक्शन के टाइप थे। अब इसके बाद में जो नया टॉपिक हमारा आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोजाना की जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या महत्व। तो उसका जो मेन सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो 2 चीजों पे है, या तो खाने की चीजों पे या मेटल्स पे। 2 चीजों के ऊपर सबसे तेजी से असर होता है। तो पहली बात करेंगे हम जो मेटल्स हैं हमारे, उनके बारे में। होता क्या है, जितने भी मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के और वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है कोरोजन। कोई भी मेटल अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है कुछ टाइम के लिए तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। सारी मेटल्स, कोई भी मेटल हो, बस इतना है कोई स्लो होती है और कोई फास्ट डिस्ट्रॉय होती है। जैसे हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम को अगर हम बाहर छोड़ दें, पानी डाल दें, बारिश के रेनी सीजन में बाहर छोड़ दें, तो एयर में तो ऑक्सीजन है ही और बाहर पानी मिल गया, उसको वाटर मिल गया, तो उससे रिएक्ट करके वो उसके ऊपर सफेद पाउडर जम जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, धीरे 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 धीरे, और वो एल्यूमिनियम डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर लंबे टाइम तक बाहर छोड़ दें तो वो एल्यूमिनियम डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सारा का सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम कहते हैं कोरोजन। इसी तरीके से दूसरे मेटल्स में भी होता है कोरोजन, सेम प्रोसेस चलती है। अब कोई मेटल फास्ट डिस्ट्रॉय होता है और कोई स्लो डिस्ट्रॉय होता है। अब जैसे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, ज्वेलरी बनाई जाती है, वो ज्वेलरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो इनका डिस्ट्रक्शन का जो टाइम है बहुत स्लो है, जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। क्योंकि ये जो रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से और वाटर से, रिएक्शन तो करते हैं लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, जिसको हम ये भी मान लेते हैं कि ये रिएक्शन नहीं करते, इतनी स्लो प्रोसेस है। हमने देखा होगा कि जब मार्केट से गोल्ड या सिल्वर की कोई ज्वेलरी परचेज करके लाते हैं तो उसमें बहुत ब्राइटनेस होती है, और धीरे धीरे हम उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं तो पानी के कांटेक्ट में भी आता है और एयर में ऑक्सीजन तो है ही कांटेक्ट में आता है, तो उसकी जो चमक है वो हट जाती है, डल हो जाता है धीरे धीरे धीरे। तो क्या है, उस मेटल की ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है जिसकी वजह से वो डल हो जाता है और ब्राइटनेस उसकी खत्म हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। ठीक, अब इसमें से एक जो एलिमेंट है, एक जो मेटल है वो स्पेशल है और वो है आयरन।
आयरन अगर डिस्ट्रॉय होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, तो उसको हम कोरोजन नहीं बोलते, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये स्पेशल केस है, और एक स्पेशल केस में एक स्पेशल नाम दिया गया है आयरन के कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन प्रोसेस वही है सेम। आयरन डिस्ट्रॉय होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो आयरन के कोरोजन को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्लियर हो गई होगी बात कि आयरन की कोरोजन और रस्टिंग में क्या अंतर है, क्या होता है ये। अब बात ये आती है कि कोरोजन को या रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। कोरोजन के इफेक्ट क्या है? एक तो जितनी भी चीजें हैं मेटल से बनी हुई बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनकी लाइफ कम हो रही है धीरे धीरे। कोरोजन का इफेक्ट एक तो ये होता है, जैसे बड़े बड़े पुल हैं, कार हैं, ब्रिज, शिप हैं, रेल की पटरी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मेटल से बनी है, वो सारी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती रहती हैं और उनकी लाइफ खत्म होती जा रही है। एक तो ये इफेक्ट है। दूसरा, कोरोजन जो है वो चीजों को वेस्ट करने का प्रोसेस है। उससे चीजें वेस्ट हो रही हैं धीरे धीरे, और वो खराब हो जाती हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक, तो ये तो इफेक्ट ऑफ कोरोजन है। ठीक, तो बात क्लियर हो गई होगी कि डेली लाइफ में हमारा जो ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से मेटल पे होता है। अब बात करते हैं खाने की चीजों की। ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ में खाने की चीजों के ऊपर भी होता है। और खाने की चीजों में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो कौन सी चीजों में होता है? ऐसी चीज जिनमें ऑयल या फैट ज्यादा क्वांटिटी में है, उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, या जो वोलेटाइल जिनकी नेचर है उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ऐसे फूड मटेरियल जिनमें ऑयल या फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ओपन में बाहर रख दो आप खाना पका के, उसमें ऑयल या फैट ज्यादा, तो वो सबसे जल्दी खराब हो जाएगा दूसरे खाने के कंपेरिजन में। तो इसलिए तुमने देखा होगा जब फंक्शंस होते हैं, शादी वगैरह होती हैं, तो उनमें जो खाना बच जाता है तो वो गर्मी के सीजन में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। वो तो उसका मेन रीजन यही है, क्योंकि उनमें मसाले भी ज्यादा होते हैं और फैट भी और चिकनाई ऑयलिंग भी ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाना खाने की चीजों का, उनका ऑक्सीडेशन हो जाना, क्यों होते हैं खराब? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है बहुत तेजी से, ऑक्सीडेशन हो जाता है खाने की चीजों का ऑयल ज्यादा होने की वजह से। तो इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है। अब रेंसिडिटी से अगर बचाना है हमें चीजों को, खाने की चीजों को एक लंबे टाइम तक यूज करना है सही रख के, इससे खराब ना हो, तो उसके कुछ तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं देखो। एक तो उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए, जिससे एयर के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में खाने की चीज नहीं आएगी तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, फ्रिज के अंदर रख दो उसको लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, पैकिंग फूड आइटम्स उनकी पैकिंग कर दो। जब पैकिंग की जाती है, जैसे पोटैटो वेफर्स आते हैं, चिप्स आते हैं, पैकेट्स आते हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन भर दी जाती है। पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन होने की वजह से वो चीज जल्दी खराब नहीं होती। नेक्स्ट है, कुक्ड फूड को डायरेक्टली सनलाइट में रखना चाहिए, क्योंकि सनलाइट में होने से एक तो लाइट मिल रही है और टेम्परेचर मिल रहा है, उसको हीट मिल रही है, तो उससे प्रोसेस और फास्ट हो जाती है ऑक्सीडेशन की, और चीज और जल्दी खराब हो जाती है। और इसके बाद एक और मेथड है कि खाने की चीजों में प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं। तो प्रिजर्वेटिव के मिलने से वो खाने की चीजें हम लंबे टाइम तक सही रख सकते हैं। जैसे अचार होते हैं, सॉस होती हैं, जैम होते हैं, इनमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव, और वो जल्दी से इन चीजों को खराब नहीं होने देते, और उनको हम लाइक लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, उनकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ये कौन से केमिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इससे ऑक्सीडेशन बहुत स्लो हो जाता है। इनका नाम है जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये पहला है, और दूसरा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलून। ये दो तरह के केमिकल हैं। पहला है कौन सा? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलून। ये दो केमिकल हैं, इनको प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं या एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, जिनको खाने में मिला देते हैं। कुछ ड्रॉप्स ही डालने पे या बहुत कम क्वांटिटी में मिलाते हैं, तो उससे खाने की चीजें एक लंबे टाइम तक हम यूज कर सकते हैं, खराब नहीं होती। और इनका यूज किन किन चीजों में होता है? जैसे जैम हो गए, पिकल्स हो गए, सॉस हो गई, इन सब चीजों में किया जाता है। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में आपने इस चैप्टर की सारी थ्योरी समझी, पूरी डिटेल में मैंने समझाई कि कौन सी प्रोसेस होती है, क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है। अब इसके बाद में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने के लिए हमें सबसे पहले उसको साफ क्यों करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो एयर होती है मैग्नीशियम रिबन उससे रिएक्शन करता है, एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव एंड इनर्ट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, और मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर जमा हो जाती है इनर्ट गैस की, और वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से जो लेयर है वो अनरिएक्टिव होती है और मैग्नीशियम रिबन को बर्न होने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो इसलिए हमें जरूरत होती है मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने की जलाने से पहले। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये बैलेंस करेंगे हम केमिकल रिएक्शन को। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और बनता है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये H2 प्लस Cl2 और ये हमारा हो जाएगा 2HCl। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करना तो आप लोगों को आता ही है। सेकेंड पार्ट है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 BaSO4 और AlCl3। ये हमारी इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 और 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। इस तरीके से बैलेंस होगी। थर्ड है सोडियम और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन निकलती है। तो ये हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O और 2NaOH प्लस H2। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएंगी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा बैलेंस करने का है केमिकल रिएक्शन को। इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन सल्फेट and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो इसमें क्या बनता है, देखो जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये इक्वेशन है हमारी, ये बैलेंस कर लेंगे हम। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है प्लस H2O। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा बैलेंस करने के लिए। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। पहला क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया होगा कि हम व्हाइट वॉश करने के लिए एक सब्सटेंस यूज करते हैं, उसका नाम दिया है X। तो उसको बताना है, नाम बताना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो ये जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का। अच्छा, दूसरा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन, कौन सी रिएक्शन हुई उसका नाम बताना है हमें, किस किस के साथ रिएक्शन हुई है इसमें। तो यहाँ पर क्विकलाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड वो रिएक्ट करता है वाटर से। तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बन जाता है, ये बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। ये हमारा बन जाता है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये अभी तक सारे इंटेक्स क्वेश्चन है जो भी बता रहा हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की जो एक्टिविटी है, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। तो ये जो एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, इसमें हम बताना है गैस का नाम। तो क्या है, देखो द कंपोजिशन, आंसर बता रहा हूं मैं, द कंपोजिशन ऑफ वाटर, द केमिकल फॉर्मूला H2O। वाटर की कंपोजिशन क्या होती है, H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला भी कहलाता है। और जो मॉलिक्यूल का रेशो है इसका है वो है 2:1। इसलिए वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज हो जाता है और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये प्रोड्यूस होते हैं। और जो इसका रेशो होता है वो होता है 2:1।
ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो डबल होता है ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से। ठीक है, यही पूछा था इसमें कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कि अगर आयरन आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डाल देते हैं, डिप करते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है, देखो, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन। जब हम आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो कलर चेंज होता है, क्योंकि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और कॉपर मेटल एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए जो ब्लू कलर है वो कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाता है, हट जाता है, और उसके साथ में फेरस सल्फेट का कलर आ जाता है जो कि ग्रीन कलर होता है। तो इस तरीके से वो कलर चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन लिखेंगे इसकी, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। Fe प्लस USO4, FeSO4 बनता है और साथ में कॉपर बाहर निकल जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो FeSO4 है इसका ग्रीन कलर होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन ऑफ द बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट। हमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन नहीं बतानी है, उसके अलावा कोई और एग्जांपल देना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो दूसरा है, इसका एग्जांपल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब हम रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बनता है इसमें और वाटर फॉर्म होता है। ये दूसरा एग्जांपल होगा इसका। इसको केमिकल रिएक्शन में भी लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 और ये बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट की होगी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। दो रिएक्शंस दी हुई है, इन्हें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, उसका नाम बताना है हमें। तो जो पहली रिएक्शन है वो है 4Na प्लस O2 ट्वाइस Na2O बना हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो सोडियम गेन कर रहा है, पहले सोडियम में ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में ऑक्सीजन सोडियम के साथ में ऐड हो गई है। कैसे, 4Na प्लस O2 तो क्या बना 2Na2O। तो Na2O में ऑक्सीजन आ गई, पहले 4Na के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। सो Na इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर जो सोडियम के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया इसलिए जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। और किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सी गैस रिमूव हुई है, ये ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। यहां पर ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है क्योंकि जो गैस मिल रही है वो रिड्यूस हो जाएगी और जिसके साथ मिल रही है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हमारा बन जाता है कॉपर और वाटर। तो CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O ये हमारा फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो CuO में जो ऑक्सीजन थी वो हमारी रिमूव हो गई है और वहां फॉर्म हो गया है हमारे पास में प्रोडक्ट में कॉपर केवल। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब किससे रिमूव हुई है, कॉपर से, तो कॉपर हो गया रिड्यूस। और जबकि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, अकेला था हाइड्रोजन, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक, तो इस तरीके से ये बता दिया हमने कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुए और कौन से ऑक्सीडाइज हुए। अब इसके बाद ये इंटेक्स क्वेश्चन थे सारे। अब इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे, जो चैप्टर में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। इन सब में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। एक रिएक्शन दी हुई है PbO प्लस C बनता है हमारे पास में ट्वाइस Pb प्लस CO2। लेड ऑक्साइड है प्लस कार्बन से जब रिएक्ट कराते हैं तो लेड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो क्या ये सही है, कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ये हमें बताना है। तो पहला पार्ट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। फोर्थ है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर जो हमारे सही होंगे वो होंगे थर्ड और फोर्थ, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज
और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कार्बन ऑक्सीडाइज किस लिए हो रहा है? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है प्रोडक्ट में, पहले रिएक्टेंट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी। और फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है देखो, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। अब ऑक्सीजन किस में से हटी है? लेड ऑक्साइड में से हटी है, जो रिमूव हुई है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। तो थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Fe2O3 प्लस 2Al, तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं Al2O3 प्लस 2HFe। तो एबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब ये कैसी रिएक्शन है ये हमें देखना है, ये हमें बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा आंसर। एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव है किससे? आयरन से। और तो इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड से आयरन को रिमूव कर दिया और खुद उसकी प्लेस ले ली और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पे, और आयरन को अलग कर दिया। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन सा पार्ट इसका सही होगा? फोर्थ पार्ट सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl के अंदर आयरन फिलिंग डालते हैं तो क्या होता है वो हमें बताना है। पहला पार्ट है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। दूसरा पार्ट है क्लोरीन गैस एंड आयरन डाइऑक्साइड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और फोर्थ है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा फर्स्ट वाला। कैसे? यहां पर आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन। तो आयरन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो सॉल्ट हैं वो बनाएंगे क्या? आयरन फॉर्म हो जाएगा उससे। तो रिएक्शन जो होगी आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन हुई। तो हाइड्रोजन को इसने डिस्प्लेस किया, आयरन है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और जो HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हुई, HCl के साथ में खुद आ गया ये और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो इसमें सही होगा फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 4। व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और इनका बैलेंस होना केमिकल इक्वेशन का जरूरी क्यों माना जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये होगा कि एक जो केमिकल चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केवल केमिकल इक्वेशन से। जब नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जब बराबर हो जाते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर वो बराबर नहीं है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं है बोथ साइड में, तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ये जरूरी है होना, बैलेंस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये जरूरी है। किस लॉ के अकॉर्डिंग जरूरी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में जो मास है सब्सटेंस का, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो आपस में बराबर होना चाहिए। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो बैलेंस होना जरूरी है, तभी वो सही मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। ठीक। दूसरी चीज हमें ये पता चलती है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है वो हमें, क्योंकि केमिकल इक्वेशन हम साथ में लिखते हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। लिक्विड है तो L लिखते हैं, सॉलिड है तो S लिखते हैं, और गैस है तो G लिखते हैं। और अगर एक्वस है, पानी मिला हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा गीलापन है, तो उसको हम लिखते हैं एक्वस। अच्छा, एक केमिकल एक साइन और लगाया जाता है ट्राइंगल की शेप का किसी भी रिएक्शन में होता है, देखोगे बीच में जब एरो के ऊपर, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो एरो होता है रिएक्शन का डायरेक्शन का, तो उसके ऊपर ट्राइंगल का साइन बना देते हैं। उसका मतलब होता है हीट। तो वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है।
तो जब भी किसी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये प्रोसेस होती है तो ये जो ट्राइंगल का साइन ये लगाया जाता है जिससे हीट रिप्रेजेंट होती है कि इस प्रोसेस में हीट दी जा रही है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। केमिकल स्टेटमेंट दी हुई है कुछ, उनको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और बैलेंस करना। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है, जुड़ रही है और अमोनिया गैस बन रही है। तो क्या हो जाएगी इसकी केमिकल इक्वेशन? 3H2 प्लस N2 और बनेगा हमारा प्रोडक्ट ट्वाइस NH3। ये हमारी बैलेंस भी होगी। तो यहाँ हमें चेक करना है, चेक कर लेना है कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उसको बराबर करना, बैलेंस करना। इसके बाद सेकंड पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में जलती है और सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करती है। तो इसकी रिएक्शन होगी 2H2S प्लस 3O2 2H2O प्लस SO2। ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। मैं इसको ये बैलेंस्ड करी गई है। तीसरी है बेरियम क्लोराइड रिएक्शन विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और उसका प्रेसिपिटेट बनता है किसका? बेरियम सल्फेट का साथ में। तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे ट्वाइस AlCl3 प्लस 3BaSO4। ये इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। फोर्थ है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी ट्वाइस K प्लस 2H2O ट्वाइस KOH प्लस H2। तो इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है बैलेंस भी होगी हमारी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। बैलेंस तो आप लोग कर लोगे, आता है आप लोगों पे, ठीक है। तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बैलेंस कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है और फिर उनको बैलेंस करना है, तो इनको कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है फिर उनको बैलेंस करना है, चेक करना है पहले बैलेंस है या नहीं है, और उसके बाद में उसको नहीं है तो बैलेंस करना। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते। व्हाट डज वन मीन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एंड एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उनका मीनिंग क्या होता है और उनके एक एक एग्जांपल भी लिखो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें जब ये प्रोसेस होती है तो उसके ड्यूरेशन में हीट एवॉल्व होती है, हीट निकलती है, हीट जनरेट होती है, तो उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पहला है H2SO4। अगर उसके अंदर पानी डालेंगे, हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में हीट भी निकलेगी। ये प्रोसेस होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरी ऐसे ही है हमारे पास में मीथेन गैस है CH4 प्लस 2O2 ऑक्सीजन। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। जब हम गैस जलाते हैं, जैसे LPG सिलेंडर गैस जलाते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो उसमें मीथेन गैस होती है और जब जलाते हैं ऑक्सीजन साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ वाटर वेपर्स बनती हैं और हीट प्रोड्यूस होती है जिससे खाना पक जाता है। ये उसी का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो थर्ड है तो वो है ग्लूकोज। जो रेस्पिरेशन हमारी प्रोसेस है वो है, उसकी केमिकल रिएक्शन है ये C6H12O6। ये ग्लूकोज होता है और जब ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होती है। तो ये रेस्पिरेशन में होती है वाली प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो सांस के साथ एनिमल्स बाहर छोड़ देते हैं, और वाटर वेपर बनती है, ये भी बाहर निकल जाती है और बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बाद में दूसरी आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब प्रोसेस कर रहे हैं, सबस्टेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तभी हमें हीट की जरूरत पड़ती है उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, तो उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जैसे मरकरी ऑक्साइड है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं रिएक्ट करके हीट के साथ में। अगर हीट नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है, उसको और गर्म कर देते हैं, वो सॉरी अमोनियम क्लोराइड है और उसको गर्म करते हैं तो अमोनियम और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से थर्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम एक साथ मिक्स करें और कंबाइन कर दें तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल थे।
अब बात आती है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें ये है क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला गया है? तो अभी भी मैंने समझाया था कि जो हम फूड खाते हैं, जो लिविंग बींग्स फूड लेती हैं, वो ब्रेकन डाउन होता है ग्लूकोज में, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जब बनता है तो स्लोली स्लोली ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है जो कि हीट के फॉर्म में होती है। तो ये मैंने अभी प्रोसेस बताई थी। केमिकल रिएक्शन है इसकी C6H12O6 प्लस 6CO2, और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में एनर्जी निकलती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा ये तो क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation of these reaction। कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट क्यों मानते हैं? वो इसलिए माना जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो, इसमें सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं आपस में और सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो दोनों इसीलिए अपोजिट मानी जाती है। जैसे एक एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है, तो अगर वाटर के अंदर करंट पास कर दो तो ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। तो दोनों अपोजिट हो रही है रिएक्शन, एक सीधी हो रही है, एक उल्टी हो रही है, तो इसलिए इसको अपोजिट रिएक्शन माना जाता है। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपस में कंबाइन कर देते हैं हम, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और इसके अपोजिट अगर हम करते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, अगर डिकम्पोजिशन कर देते हैं, हीट गर्म करें उसको, तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए इनको अपोजिट रिएक्शन ही कहते हैं। इसके बाद इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमें तीन एग्जाम्पल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी सिल्वर क्लोराइड है, उसको अगर लाइट मिलती है, लाइट डालते हैं उस पर अगर हम, या खुले में धूप में रख दें, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाती है। थर्ड है वाटर है, अगर उसमें करंट पास कर देंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये तीनों रिएक्शन थी इसकी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शन। हमें डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में विद एग्जांपल। तो क्या डिफरेंस है देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो क्या होता है प्रोसेस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है अपनी प्लेस से, उसकी प्लेस से, सॉल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो एटम्स या दो ग्रुप जो हैं वो फॉर्म करते हैं डिफरेंट कंपाउंड, डिस्प्लेस ईच अदर, और एक दूसरे को डिस्प्लेस करने के बाद दो तरह के कंपाउंड को फॉर्म कर देते हैं। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर बनते हैं। यहाँ पर जो है जिंक डिस्प्लेस करता है कॉपर को, और एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है कॉपर सल्फेट। दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये मिलने के बाद में बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, यहाँ पर बेरियम और पोटेशियम आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो मैं समझता हूँ ये आगे होंगे समझ में। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं तो जो सिल्वर मिलती है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है किससे, कॉपर मेटल से। तो उसकी केमिकल रिएक्शन हमें बतानी है, लिखनी है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो देखो ये होगी, ट्वाइस AgNO3, तो जब रिएक्ट करेंगे कॉपर से Cu से, तो साथ में प्रोडक्ट बनेंगे CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, और सिल्वर यहाँ पर अलग हो जाएगी, सिल्वर मेटल में मिल जाएगी ट्वाइस Ag। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, कुछ एग्जांपल देके हमें समझाना है। तो जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड कुछ मास हमें दिखाई देता है जिस रिएक्शन के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
और जो सब्सटेंस वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड है, जब हम उसको मिलाते हैं सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट व्हाइट, जैसे दूध फट जाता है उस तरीके से। और वो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो होता है बेरियम सल्फेट का। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन जो होगी वो होगी इसकी BaCl2 प्लस Na2SO4, और जो बनेगा BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl, ये इसकी केमिकल रिएक्शन होगी। इसी तरीके से दूसरी एक रिएक्शन और है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट को जब हम मिक्स करते हैं एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड के साथ में तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, जो कि बाद में अगर हम इसमें NH4OH मिला देते हैं तो उसके साथ में डिजोल्व हो जाता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखो AgNO3 प्लस NaCl, तो हमारे पास बनता है AgCl, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा AgCl का, सिल्वर क्लोराइड है, और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। तो पहला ऑक्सीडेशन का बताना है, दूसरा रिडक्शन का बताना है। तो ऑक्सीडेशन से पहले हम एग्जांपल करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन में ये जो प्रोसेस है इसमें सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, 4Na प्लस O2 बन जाता है हमारे पास 2Na2। ये पहला हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देना जो है वो देना है रिडक्शन का। तो ये हमारा होगा CuO प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगी यहाँ पर, और कॉपर और वाटर फॉर्म होगी। तो इसकी रिएक्शन होगी CuO प्लस H2, और जो बनेगा कॉपर प्लस H2O। यहाँ पर CuO के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो लॉस हो जाएगी, हट जाएगी, खाली कॉपर रह जाएगा, तो यहाँ पर ये रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है ऑक्सीडेशन का, 2H2 प्लस O2, ऑक्सीजन ऐड हो रही है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेशन होगा और वाटर फॉर्म होगा। और रिडक्शन में जो रिएक्शन है वो है पोटेशियम क्लोरेट, इसको अगर हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से इसको रिडक्शन प्रोसेस बोला जाए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है, ए साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स है, ऑन हीटिंग इन एयर, उसको एयर में गर्म करते हैं तो बिकम ब्लैक इन कलर, वो काला हो जाता है। नेम द एलिमेंट एक्स, उसका नाम बताना है, एंड ब्लैक कलर कंपोनेंट फॉर्म, और जो ब्लैक कलर कंपोनेंट बना है उसका भी नाम बताना है। तो एक्स जो है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा देखो कॉपर, और जब हम उसको जलाएंगे गर्म करेंगे कंपाउंड को तो फिर हीट करेंगे तो वो काला पड़ जाता है। तो कंपाउंड जो बनता है वो बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो होगी ट्वाइस Cu प्लस O2, हीट करा हमने तो ये बनेगा ट्वाइस CuO, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, तो बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम पेंट का क्यों यूज करते हैं लोहे की चीजों पे, वो हम इसलिए यूज करते हैं कि उनको हम कोरोजन या रस्टिंग से रोक सकें, जिससे वो जल्दी खराब ना हो। तो पेंट की लेयर चढ़ाने से मेटल के आयरन के ऊपर ये फायदा होता है कि जो ऑक्सीजन है हवा के अंदर वो मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, और ना ही वाटर जो एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है वो भी कांटेक्ट में नहीं आ पाता मेटल के साथ में, और वो चीज जो आयरन मेटल की है खराब होने से बच जाती है। तो इस तरीके से हम बचा सकते हैं पेंट से किसी भी आयरन आइटम को या आर्टिकल को। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ऑयल और फैट वाले जो फूड आइटम्स हैं वो नाइट्रोजन की हेल्प से हम बचा सकते हैं, लंबे टाइम तक उनको ठीक रख सकते हैं। कैसे, जल्दी खराब नहीं होंगे। कैसे, नाइट्रोजन जो है वो अनरिएक्टिव गैस है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टिव गैस है। तो ऑयल और फैट जिस फूड के अंदर होते हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और रैंसिड हो जाते हैं, मतलब जल्दी खराब हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में। लेकिन अगर थोड़ी सी नाइट्रोजन हम मिक्स कर दें या नाइट्रोजन की प्रेजेंस में उन फूड आइटम को रख दिया जाए तो वो जल्दी खराब नहीं होते। जिस तरीके से पोटैटो चिप्स आते हैं पैक्ड आते हैं, नाइट्रोजन फिल कर देते हैं उन पैकेट्स के अंदर, और उसको हम सालों के सालों पैक्ड को रख सकते हैं, तो जिससे वो रैंसिड नहीं होते और खराब नहीं होते, एक लंबे टाइम तक बने रहते हैं से। ठीक, इसके बाद में एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ऑफ कोरोजन और एसिडिटी। 20th क्वेश्चन है ये, कोरोजन का एक एग्जांपल देना और एसिडिटी का एक एग्जांपल देना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाता है और उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, तो ये इसको प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। जैसे एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ में कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दो बाद में एयर में
और मॉइस्चर की वजह से वो कोरोजन हो जाता है उसका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसके ऊपर व्हाइट पाउडर टाइप उसके ऊपर जमा हो जाता है। तो ये कहलाता है कोरोजन। और रेंसिड क्या होता है? रेंसिड में जैसे बताया था मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी, जो फूड आइटम है, ऑयली या फैट वाले जो फूड आइटम है वो जल्दी खराब हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको बचाने के लिए और लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए, सही रखने के लिए इनको या तो लो टेम्परेचर में रखा जाए या फिर इनको पैक्ड करके नाइट्रोजन की प्रेजेंस में रखा जाए, जिसकी वजह से हम इनको लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं, जिससे ये खराब ना हो और लंबे टाइम तक हम यूज कर सकते हैं। जैसे पिकल्स आते हैं, सॉस आती हैं, जैम्स आते हैं, वो पैकेट्स में बंद आते हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है या उनके अंदर कुछ केमिकल डाल दिए जाते हैं जो उनको खराब होने से रोकते हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा पूरा एक्सप्लेन हो गया है और क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कर लिया हमने। ठीक, चलिए अब ये चैप्टर आपको तैयार करना है और लर्न कर लेना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आप सभी ने ये क्लास देखी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।